स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम हो गया है और अब सेकेंड टर्म की तैयारी करनी है। मैं सेकेंड टर्म का हर एक चैप्टर इंग्लिश और सोशल साइंस का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊँगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से टीचर आपको लाइन बाय लाइन बोल कर के फिर इंग्लिश और उसका मीनिंग समझाते हैं, उस तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ। यानी कि आपको ऐसा लगेगा ना कि टीचर्स आपके सामने बैठ कर के आपको पढ़ा रहे हैं, उस तरीके से और टोटल चीज़ आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात है कि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने के लिए 20 मिनट के आसपास का, तो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे मैं चाह रहा था कि एक शॉट में ही टोटल एक चैप्टर तैयार कर दूँ। लेकिन उस तरीके से ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से मैं देखता हूँ अगर हो जाएगा, अगर कवर अगर तो पूरा चैप्टर हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट में वीडियो में नेक्स्ट जो पार्ट है वो आएगा। सेकेंड टर्म में ये चैप्टर इंग्लिश का पढ़ना है, फर्स्ट फ्लाइट बुक है इंग्लिश का, उसमें ये 7th नंबर चैप्टर है। इसके पहले आपको पढ़ना था जो 100 डेज़ 2 तक, और इसमें जो है कि 7 से स्टार्ट करना है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे 7 नंबर चैप्टर ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, ठीक है? यानी कि अब हम लोग इसको शुरू करने चलते हैं, तो सबसे पहली बात है कि इसमें क्या-क्या चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया में 3 पार्ट है। एक पार्ट में दिया हुआ है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि लिखा हुआ है लुसियो रोड्रिग्यूज़ के द्वारा। सेकंड पार्ट है कुर्ग, जो कि लोकेश एब्रोल के द्वारा लिखा गया है, और थर्ड पार्ट है टी फ्रॉम असम, अरूप कुमार दत्ता। और तीनों के तीनों जो पार्ट है अपने आप में बहुत अच्छा दिया हुआ, यानी कि इंडिया में क्या ख़ास चीज़ है इंडिया का, उसके बारे में इसमें हम लोगों को पढ़ना है। तो लेट नहीं करते हैं और चलते हैं, शुरू करते हैं। अब बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर मीन्स क्या होता है? ब्रेड बनाने वाला, ब्रेड सेकने वाला, रोटी बनाने वाला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं बेकर, ठीक है? चलिए मैं अब शुरू करता हूँ। इतना बड़ा से ठीक रहेगा, है ना? साथ में मैं कोशिश करूँगा कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी, खैर वो बाद की बात है, बाद में इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दूँगा। चलिए, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। कहते हैं हमारे ओल्डर एल्डर्स, यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो हमेशा सुना करते थे जो मतलब पहले के बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब कि चाहते थे वो कि जो ये पोर्टुगीज़ है, उस समय का जो दिन था ना, पोर्टुगीज़ वगैरह उनके लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी कि ब्रेड के जो टुकड़े होते थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो लोग शौकीन थे, यानी कि ज़्यादातर उसको पसंद करते थे। Those eaters of loaves might have vanished but the makers are still there। कहते हैं कि उस समय के जो खाने वाले वे लोग, जो लोग थे ना, जो पसंद करते थे ये ब्रेड्स, वो शायद अब गायब हो गए हैं, लेकिन बनाने वाले आज भी मौजूद हैं, स्टिल मतलब अभी भी। We still have amongst us the mixers and the molders, the and those who bake the loaves। अभी भी हम लोगों के बीच में उनके मिक्सर्स, मोल्डर्स मतलब होता है जो शेप डालने के लिए होता है ना, अलग-अलग तरह का शेप बनाते हैं ब्रेड का, तो उसको मोल्डर्स में डाला जाता है, तो उसको मोल्डर्स यानी कि मिक्सचर्स जिसमें मिक्स करते हैं, मोल्डर्स। और ये सारी चीज़ें अभी भी उनके अभी भी मौजूद हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। उस समय का जो टेस्ट है पुराने समय का अभी भी मौजूद है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। उनके अभी भी चूल्हे की आग बुझे नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल, थर्ड मतलब धड़-धड़ की आवाज़ होना, जिंगल मतलब खनखनाहट की आवाज़ होना, है ना? द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। कहते हैं कि इनका जो ये थर्ड और जिंगलिंग साउंड जो है ना, अभी भी कुछ जगहों पर सुना जा सकता है सुबह के समय में। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। भले ही वो जो पहले करते थे बिजनेस, ये बेकर्स का काम जो करते थे, लोव्स बनाने का जो काम करते थे, वो अब नहीं है, लेकिन उनके बेटे जो है ना, उनके इस प्रोफेशन को, उनकी फैमिली जो है ना, उस प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और ये जो बेकर्स हैं आज के समय में गोवा में इनको पैडर कहा जाता है, PADER, पैडर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा,
द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड गाइड। कहते हैं कि हमारे बचपन के समय में गोवा की ही बात हो रही है, क्योंकि गोवा में ही ऐसे बेकर काफ़ी वहाँ पर ये प्रचलित होते थे। तो बेकर जो हुआ करते थे हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, हमारी साथी हुआ करते थे, हमारे गाइड हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वो दिन में लगभग 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट। एक बार तो वो सुबह में आते थे जब वो बेचने के लिए निकलते थे ना, भर करके अपनी टोकरी उस समय, और एक बार जब वो बेच करके खाली करके अपना बड़ा सा बास्केट जब यानी टोकरी जब यानी कि आते थे, तब 2 बार हम मतलब कि जनरली हम लोगों के पास में दिन में आते थे ये बेकर्स। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। वो जो आवाज़ करते थे ना, जिंगलिंग यानी कि बांस का एक मतलब कि चीर दिया जाता है जिसको, और ज़मीन पर मारने पर धड़ धड़ की आवाज़ और झन-झन की आवाज़ होती है। वो कहते हैं कि उस आवाज़ से हम लोग जब सोते रहते थे तब हम लोग जग जाते थे और उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए बाहर निकलते थे। वाई वॉज इट सो? आखिर ऐसा क्या था, ऐसा क्यों होता था, मैं बाहर क्यों निकलता था, हम लोग क्यों निकलते थे? वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोव? क्या हम लोगों को लोभ से प्यार था इसलिए, यानी कि ब्रेड से प्यार था इसलिए? नॉट एट ऑल। नहीं, ये बात नहीं है कि सिर्फ ब्रेड से प्यार था इसलिए हम लोग बाहर निकलते थे। द लोव्स वेयर बाउट बाय सम पास्काइन और बस्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ब्रेड्स जनरली यानी कि जो ये बेकर्स का है, लोब्स कौन खरीदते थे? तो ये जनरली पस्काइन और बस्टाइन, जिसको हम लोग मेड सर्वेंट कहते हैं घरों के, वे लोग खरीदते थे। व्हाट वी लॉन्गेड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। हम लोग तो जिस चीज़ को मतलब कि चाहते थे ना खाना, जिस तरह का ब्रेड को, उसको हम लोग बड़ा सावधानी से चूज़ करते थे। समटाइम्स इट वाज़ स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल में। कभी-कभी हम लोग वो जो नहीं होता है बाज़ार में, वो जो छोटे-छोटे जो कहीं पर गाँव देहात में मार्केट लगते हैं, मेला लगता है, तो बेसन का बना होता है राउंड-राउंड जलेबी के जैसा, उसी तरीके का मतलब कि कहते हैं कि स्वीट ब्रेड बना होता था बैंगल्स के टाइप का, वो हम लोग चूज़ करते थे। The baker made his musical entry on the scene with the झैंग झैंग sound of his specially made bamboo staff। ये जब बेकर आते थे ना, तो स्पेशल इनका एक साउंड, जैसे मान लो कि अभी हम लोग देखते हैं ये आते हैं ना वो आइसक्रीम बेचने वाले, तो उनका एक अलग म्यूजिक होता है। उसी तरीके से ये भी जब आते थे तो इनका एक अलग म्यूजिक होता था। वो बम्बू को स्टाफ को डंडे को पटकते थे ज़मीन पर, झैंग झैंग उससे साउंड निकलता था। One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground। एक हाथ से वो जो टोकरी होता था जिसमें रखे होते थे ब्रेड, उसको पकड़े रहते थे, और दूसरे हाथ से वो जो डंडा रखे होते थे उसको ग्राउंड पर, जमीन पर मारते थे, उससे आवाज़ निकलता था। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। अब ये आते थे तो ये जो लेडी आती थी घरों से निकल करके, उसको ये बोलते थे गुड मॉर्निंग कह के बुलाते थे, और अपना जो टोकरी है ना, वो बांस का ही एक जाली टाइप का बना करके वर्टिकल बनाया जाता है एक, जो कि ऐसे जनरली बादाम उदाम बेचने वाले जो होते हैं वो लेकर के चलते हैं, बादाम का अपना टोकरी उस पर रखते हैं, तो उस तरह का वो बनाते थे, उसी पर रख देते थे बेकर्स अपनी टोकरी को। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब दिया है कि डिसअप्रूवल वाला मतलब एक्सप्रेशन, यानी कि हल्का सा धक्का देना, हल्का सा हटो हटो इधर से, इस तरीके से। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स। जो ये हम लोग बच्चे थे ना, हम लोगों को इस तरह से हटा दिया जाता था, और जो ब्रेड्स था ना, वो सर्वेंट्स वगैरह जो होते थे घरों का, उसको सर्व किया जाता था, दिया जाता था। But we would not give up। We would climb a bench or a parapet and peep into the basket somehow। I can still recall the typical fragrance of those loaves। कहते लेकिन हम लोग इतनी आसानी से छोड़ने वाले भी नहीं थे। हम लोग वहीं पर अगल बगल में होता था बेंच या फिर चबूतरा टाइप का, उसके ऊपर चढ़ जाते थे और झांकते थे किसी तरीके से बास्केट में। कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है, थोड़ा-सा जो ब्रेड है ना, उसका जो फ्रेग्रेंस है, सुगंध जो है ना, अभी भी मुझे अभी भी थोड़ी बहुत याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। देखो क्या-क्या था, ब्रेड जो होता था लोव्स वो एल्डर्स के लिए, बड़ों लोगों के लिए, और जो बैंगल्स होते थे जो मैंने बताया अभी कि किस तरीके से होते हैं,
वो बच्चों के लिए बने होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपर्ली। उस समय तो हम लोग ये भी ध्यान नहीं रखते थे कि भाई हमारे ब्रश करने हैं, दांतों को, मुंह को धोना है बढ़िया से, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड वाई शुड वी, और हम लोग ऐसा करें भी तो क्यों करें, क्यों करना चाहिए। हु शुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। आखिर भाई अभी ना टूथ ब्रश आप कह रहे हैं कि हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उस समय ये दातुन से मुंह धोते थे, आम के दातुन से। वही कह रहे कौन इतना जहमत उठाने जाए कि जाए आम का पत्ता तोड़ने, उसको टूथब्रश के लिए जैसा यूज करने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और जरूरी भी क्या है यार, दांत साफ करना कोई जरूरी थोड़ी है भाई, जरूरी है, बताइएगा जरा हमें। द टाइगर नेवर ब्रशेड हिज टीथ, देखो एक कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया है। इतना बड़ा जानवर है बाघ, इतना खतरनाक जानवर होता है, वो तो कभी अपने दांतों को ब्रश करता ही नहीं है, फिर हमें क्या जरूरत है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। ऐसे भी हम लोग जब चाय वगैरह गर्म पियेंगे ना, तो चाय पीते हैं गर्म, तो मतलब वो अच्छी तरीके से दांतों को साफ कर ही देता है, तो फिर क्या ज़रूरत है इतना परेशान होने का। ये आ गया ओरल कम्प्रिहेंशन चेक। मैं तो ये कहूँगा कि आप ओरल कम्प्रिहेंशन चेक ज़रूर आप करें, आप खुद से लिखें, और ना होता है तो मुझे भेजें आप, मैं उसे चेक कर लूँगा और बता भी दूँगा कि आप कहाँ गलत लिखे हैं, कहाँ सही लिखे हैं। चूँकि इस बार के एग्ज़ामिनेशंस में जो टर्म 1 का हुआ था, उसमें आया था ये क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अब आएगा समेटिव क्वेश्चन। तो समेटिव क्वेश्चन के लिए आपको भी प्रैक्टिस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जिनको पूरे प्रॉपर्ली ढंग से लिखने नहीं आता है, वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं। इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक एक दिन में जाता नहीं है, ये आपको धीरे धीरे जाएगा। जब आप लिखते रहेंगे उसमें गलती होगा, उस गलती को बताया जाएगा कहाँ पर गलती हुआ है, किस तरीके से सुधारा जाएगा, क्या इसका सही होना चाहिए, तब धीरे धीरे सुधरता है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप ये ओरल कम्प्रिहेंशन चेक करिए। और ये वीडियो जो है ना, फर्स्ट वीडियो है टर्म 1 के बाद में, तो इसलिए मैं आज थोड़ा-सा इतना ही रहने देता हूँ। कल इसका नेक्स्ट पार्ट जो है कि मैं डाल दूँगा। आने वाला वीडियो आपका इसका एक नेक्स्ट पार्ट होगा। फिर मैं इस तरीके से धीरे-धीरे करके मैं सारे चैप्टर्स का आपको वीडियो डालूँगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे एग्ज़ाम के टाइम में। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है ना? मिलते हैं, बाय-बाय।